अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SA ट्यूटर। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का और आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। अगर आपने शुरू के 4 मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लें। तो आज हम लोग अपना ये वाला टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, क्योंकि सारे जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और ये पॉलीमर्स ही हैं। तो न्यूक्लिक एसिड भी एक पॉलीमर है। तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब मोनोमर जो है ना वो होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है इसका मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जो है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बनता है। अब न्यूक्लिक एसिड जो है फर्स्ट टाइम पस सेल से डिस्कवर हुआ था। एक स्विस फिजिशियन थे, उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था पस सेल से। तो न्यूक्लिक एसिड was isolated from pus cell और फिर इसका नाम रख दिया गया था न्यूक्लिन सबसे पहले। फिर उसके बाद वो फर्दर जो है उसका बाद में नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड ड्यू टू इसकी एसिडिक नेचर की वजह से जो है इसका नाम फिर न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया था। अच्छा, अब हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है वो मोनोमर है। तो अब हमें ये देखना है कि न्यूक्लियोटाइड के पास क्या चीज़ें होती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड से मिलके बनता है। और अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो 2 तरह की होती हैं, या तो फिर प्यूरीन या पायरिमिडीन। तो प्यूरीन जो है वो 2 रिंग वाली होती है और पायरिमिडीन 1 रिंग वाली। तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि जिसका नाम छोटा उसकी 2 रिंग्स हैं और जिसका बड़ा है उसकी 1 रिंग है। मैंने इस तरह से याद किया हुआ है, आप लोगों को जिस तरह से आसान लगे उस तरह से याद कर लिएगा। प्यूरीन जो है 2 तरह के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडीन 3 तरह के होते हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। थायमीन जो है सिर्फ DNA में प्रेजेंट होता है और यूरेसिल जो है सिर्फ RNA में प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब जो पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड जो है किस तरह से कौन से कार्बन पर अटैच हुआ था तो वो मैं आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक पेंटोज शुगर है, कार्बन 5 तो बाहर होता है, ये कार्बन 1 2 3 4। तो जो कार्बन 1 है ना उस पर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई होती है और कार्बन 5 पर फॉस्फेट अटैच हुआ होता है। तो इस तरह से अटैचमेंट हुई होती है। तो आप लोग यहाँ तक नोट करें, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड या टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो हमारे पास 3 तरह की टाइप्स होती हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड के हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है ATP, ADP वगैरह, और डाई की आ जाती है NADP। बाकी पॉली में हमारे पास RNA और DNA आ जाता है। अच्छा, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो है मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लियोसाइड भी एक होता है। तो ये आप क्लियर रखिएगा दोनों का डिफरेंस कि न्यूक्लियोसाइड जो है ना मतलब न्यूक्लियोटाइड, और ये मैं न्यूक्लियोटाइड लिख देती हूँ। अब देखें, अगर हमारे पास शुगर के साथ जैसे पेंटोज शुगर के साथ सिर्फ नाइट्रोजनस बेस अटैच है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस, तो वो जो हमारे पास कहलाता है ना वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर शुगर, नाइट्रोजनस बेस और इनके साथ फॉस्फेट भी अटैच हो तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। मतलब कि न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर हमारे पास जो है फॉस्फेट भी अटैच हो जाए, न्यूक्लियोसाइड का मतलब ये हो गया ना कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तो शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट अटैच हो तो हमारे पास जो है न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अच्छा, हमारे पास जो ATP है ना वो अगर ADP में कन्वर्ट होता है ना तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है और जो है 7.3 किलो कैलोरीज या फिर 31.81 किलो जूल कैलोरीज
किलो जूल एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है। अब देखें इस तरह से हमारे पास एटीपी है, तो इसके 3 जो है फॉस्फेट अटैच हुए होते हैं ना एटीपी पे, क्योंकि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ये, तो इसमें 3 हमारे पास जो है फॉस्फेट अटैच होते हैं। तो जब ये एडीपी में कन्वर्ट होगा तो ये वाला फॉस्फेट जो है हट जाएगा, तो हमारे पास जो है 7.3 किलो कैलोरीज रिलीज होगी। फिर एडीपी होगा, अब जैसे एडी पी और पी, अब जब ये हटेगा तो ये AMP मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा हम लोग आ जाते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड पे। तो डाई न्यूक्लियोटाइड का देखिए मैंने इस तरह से बनाकर दिखाया है कि एक पूरा जो ये न्यूक्लियोटाइड है जिसमें हमारे पास पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड है, तो जब ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कहलाता है। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, प्रोटीन्स में पेप्टाइड लिंकेज था, इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स में हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा ये बात आप याद रखिएगा कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब में जब हमारे पास 2 मोनोमर्स मिलते हैं, पॉलीमर बनता है जब, तो हमारे पास वाटर रिलीज होता है। लेकिन जो है न्यूक्लिक एसिड में ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लिक एसिड में जब 2 मोनोमर्स मिलते हैं तो वाटर रिलीज होने की जगह हमारे पास पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है और जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। इसकी एग्जांपल है निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD भी कहते हैं। ये कोएंजाइम के तौर पर काम करता है और ये विटामिन से ड्राइव हुआ होता है। आप लोग यहाँ तक नोट करें, फिर हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में जब हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो जाते हैं तो हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल्स में RNA और DNA आ जाता है। मैं आगे आप लोगों को जो है इसका कंपेयर दोनों को करते हुए RNA और DNA समझाती हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। यहाँ तक आप लोग पहले देख लें। अच्छा तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैंने यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड का डिफरेंस बना के दिखाया है, तो हम लोग अब उसे देखते हैं। अब देखें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब जो DNA है उसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन कम होगा, मतलब डीऑक्सी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं C5H10O4। और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है RNA उसमें C5H10 और O5 है। तो DNA में ऑक्सीजन कम होता है RNA से। बाकी ये नाइट्रोजनस बेसिस देख लेते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तो दोनों में सेम ही होते हैं DNA और RNA में, लेकिन थायमिन और यूरेसिल का डिफरेंस होता है। थायमिन DNA में होता है और यूरेसिल जो है वो हमारे पास RNA में होता है। बाकी जो DNA होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, RNA हमारे पास सारे सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं एक्सेप्ट rRNA जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। DNA की फर्दर कोई टाइप्स नहीं होती और RNA जो है 3 टाइप्स में डिवाइड हो रहा होता है, mRNA, tRNA और rRNA। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं, जैसे कि हमारे पास जो ये है एडेनिन और ग्वानिन, ये हमारे पास प्यूरिन है, और ये जो साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल वगैरह है ये सारे पायरिमिडीन में हमारे पास आ जाते हैं। तो जो हमारे पास DNA होता है ना उसमें मतलब जितना प्यूरिन होता है ना, जितना प्यूरिन की बेसिस होंगी उतनी ही पायरिमिडीन होता है, इक्वल रेशो होता है दोनों का। तो मतलब जितना, और जो है ना प्यूरिन का हमेशा जो पेयर होता है ना वो पायरिमिडीन के साथ होता है। अब जैसे एडेनिन का जो है ना वो हमारे पास जो है थायमीन के साथ पेयर बना हुआ होता है और ग्वानिन का साइटोसिन के साथ। मतलब जितना एडेनिन होगा किसी DNA के अंदर उतना ही थायमीन होगा और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो जो एडेनिन और थायमीन होता है ना इन दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि ये दोनों पेयर अप हुए होते हैं। और जो ग्वानिन और साइटोसिन होता है इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये आप नोट करें। अच्छा ये एक हमारे पास बुक में टॉपिक है DNA के मॉडल से रिलेटेड, तो ये मैं आप लोगों को बुक से बता रही हूँ। एक जो है शर्गफ नाम के बायोकेमिस्ट थे, तो उन्होंने जो है सबसे पहले ये जो रेशोज़ वाली बात मैंने भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई है कि जितना प्यूरिन होता है उतना ही पायरिमिडीन होता है। तो ये रेशोज़ वाला जो है इन्होंने बताया था कि टोटल प्यूरिन्स और टोटल पायरिमिडीन्स जो हैं 1:1 रेशो में मतलब सेम रेशोज़ में होती हैं, तो उसको शर्गाफ रूल भी बोलते हैं। अच्छा फिर उसके बाद जो है हमारे पास विल्किंस और फ्रैंकलिन ने जो है DNA एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस की थी DNA की, तो उससे हम लोगों को पता चला था कि DNA जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब डबल हेलिक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। बाकी ये सारी इसके मतलब मेजरमेंट्स हैं कि लेंथ वगैरह कितनी होती है कि आप लोग पढ़ लिएगा।
बाकी फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्रीक और वॉटसन ने जो है डीएनए का मॉडल प्रेजेंट किया था कि डीएनए जो है एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और उसमें जो है दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बनता है और जो है दोनों जो चेन्स होती हैं वो एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती हैं, मतलब दोनों सेम होती हैं, लेकिन जैसे अगर हम लोगों के एक स्ट्रैंड है उसमें अगर ऊपर 3 एंड है तो और लास्ट में 5 एंड है, तो जो दूसरी वाली होगी उसके ऊपर 5 एंड होगा और नीचे 3 एंड होगा, तो मतलब सेम होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो एंटी पैरेलल होता है। तो ये जो है हम लोग को वॉटसन एंड क्रीक ने मॉडल ये हम लोगों को प्रेजेंट किया था डीएनए का। बाकी ये जो है वही बात लिखी हुई है जो मैंने बताया कि गुआनिन और साइटोसिन में जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, अब हम लोग अपना जो है थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये क्या होता है वो बताऊंगी। तो उससे पहले थोड़ा सा क्रोमोसोम और जीन का जो है कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है ना, वो हमेशा याद रखिएगा, क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। डीएनए और प्रोटीन को मिलाकर जो है हम क्रोमोसोम बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन होता है क्रोमोसोम्स में। तो ये इस तरह से डीएनए होता है हमारे पास। और जो क्रोमोसोम्स के फ्रेगमेंट होते हैं ना, मतलब डीएनए के जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं तो इसे जीन बोलते हैं। मतलब फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए जीन होती है। तो जैसे हम लोगों को पता है कि डीएनए में हमारा मतलब सारा जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, तो जीन्स जो है एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक की सारी इन्फॉर्मेशन रखती है, जैसे फॉर आई कलर, हेयर कलर, तो ये सारी जीन्स के पास होते हैं। तो ये होता है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप का होता है। प्रोटीन सिंथेसिस को जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है और ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। देखें, डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका कन्वर्ट होना प्रोटीन, मतलब उसकी पूरी कन्वर्जन होना और फिर उसके बाद प्रोटीन बनना, तो उस पूरे को जो है ना हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो वो मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग पहले यहाँ तक नोट करें। अच्छा, आप लोग इस डायग्राम पे देखें। ये इस तरह से मैंने एक सेल बनाया है। ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया और ये न्यूक्लियोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियर पोर्स होते हैं बीच में, तो ये मैंने बनाए हैं। तो अब देखें, जो डीएनए है ना उसके पास मैसेंजर आरएनए आया। मैसेंजर आरएनए जो है ना वो कैरियर होता है, इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए से कैरी करके साइटोप्लाज्म में लेकर जाता है और उससे फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो मैसेंजर आरएनए जो है डीएनए की इन्फॉर्मेशन ली, कैरी की सारी इन्फॉर्मेशन, जिस भी पर्टिकुलर उन लोगों को प्रोटीन बनाना है उसकी जो है कोडिंग वगैरह जो भी होती है वो इसने अपने पास लिए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। फिर उसके बाद जो है ये आरएनए बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा ऐसे न्यूक्लियोपोर से। तो फिर आरएनए जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन राइबोसोम को देगा। इसमें पूरे इस ट्रांसलेशन में जो है हमारे पास आरएनए और जो है टीआरएनए भी इन्वॉल्व होता है। ये आगे पूरा एक प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक है, वहाँ पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी डायरेक्टली कंसिडर कर लेते हैं कि एमआरएनए जो है सारी इन्फॉर्मेशन राइबोसोम को दी, राइबोसोम ने जो है फिर प्रोटीन सिंथेसिस करवाई। तो इस वाले सारे प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ये जो मैंने बनाया है ये मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारा प्रोसेस हुआ और ये जो है साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये ट्रांसलेशन हुआ है। तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोटीन सिंथेसिस का जो है थोड़ा सा वो होता है प्रोसेस। न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक तो ख़त्म हो गया है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। देखें, हमारे पास 4 तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। जब ये एक दूसरे से आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन्स के साथ मिलता है तो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। ये हार्मोन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और रिसेप्टर के तौर पे इसका फंक्शन होता है। और ग्लाइकोप्रोटीन का जो है वो ब्लड ग्रुपिंग में भी एक रोल होता है। फिर हमारे पास
अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ मिलते हैं तो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स बनता है। ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो सेरिब्रोसाइड होता है और ये ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में होता है जैसे माइलिन शीट वगैरह में। फिर हम लोग आ जाते हैं प्रोटीन और लिपिड। जब प्रोटीन और लिपिड मिलते हैं तो हमारे पास लिपोप्रोटीन बनता है। मिल्क, सेल न्यूक्लियस, एग योक वगैरह में ये पाया जाता है। फिर जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिलता है तो हमारे पास बनता है न्यूक्लियोप्रोटीन। और क्रोमोसोम और राइबोसोम्स वगैरह में जो है न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्रोमोसोम हमारे पास डीएनए प्लस प्रोटीन होता है और राइबोसोम हमारे पास आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आज ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।